Hello students, you are welcome to Rational Academy. My name is Pawan Kumar and today we are going to do the third chapter of Social Science class 10, that is water resources. Okay students, so without wasting time just let's go to our chapter. So students, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर में पहले वाटर रिसोर्सेज के ख़त्म होने के कारणों के बारे में जानेंगे कि क्या कारण है जिनकी वजह से वाटर रिसोर्स हमारे ख़त्म हो रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, हम जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में इसमें जानेंगे कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, क्या यूज़ है उनका और क्या उनकी खामियां हैं। आगे जो है स्टूडेंट्स, हम इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे कि जो बारिश का पानी है हम उसे कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहले इसमें मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि पानी की क्या महत्वता है हमारे लिए। आप सभी को पता होगा कि जो धरती है उसका 71% जो है वो पानी से ही बना हुआ है या पानी से घिरा हुआ है। इसीलिए हम धरती को जो है अर्थ को यानी कि ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि वो पानी की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर उसका पार्ट जो है वो पानी का ही। अब टोटल पानी का जो स्टूडेंट्स 97% है वो हमारा जो है सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर यानी कि खारा पानी है। ओके, सो बाकी बचा हुआ पानी का जो 3% है सिर्फ, वो जो है हमारा फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर यानी जो हमारे उपयोग के लायक है। ओके स्टूडेंट्स, अब उस 3% में से भी स्टूडेंट्स जो 75% पानी है हमारा फ्रेश वाटर का, वो ग्लेशियर्स और आइस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ग्लेशियर्स और आइस के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि मतलब वो पानी जो है हम यूज नहीं कर सकते या हमारे लिए वो पानी एक्सेसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी रिमेनिंग जो 3% पानी का जो 25% है स्टूडेंट्स, वो हमारे लिए एक्सेसिबल है, यानी सिर्फ इतना ही पानी जो है हम यूज कर सकते हैं या इतने ही पानी तक हमारी जो है पहुंच है। ओके स्टूडेंट्स, और ये पानी जो है हमें, आपको पता ही होगा कि या तो अंडरग्राउंड जमीन के नीचे से मिलता है या फिर हमें नदियों से मिलता है या तालाबों से मिलता है या झीलों से मिलता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो अब आप खुद ही देख सकते हैं इसमें स्टूडेंट्स कि एक बहुत छोटा सा पोर्शन जो है पानी का हमारे उपयोग के लिए है। और स्टूडेंट्स, ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि 2025 तक जो है ना 2 बिलियन लोग ऐसे होंगे जिनको पानी की एब्सोल्यूट स्कार्सिटी होगी, जिनके पास, यानी कि उन लोगों के पास में पानी जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। ओके स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट्स इसमें एक सेक्शन दे रखा है हमें चैप्टर में, वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस सेक्शन में जो है हमें उन कारणों के बारे में बताया गया है कि जिनके वजह से हमें वाटर स्कार्सिटी यानी जल की कमी हो रही है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला इसमें हमें यही बता रखा है स्टूडेंट्स, वाटर स्कार्सिटी में बी an outcome of large and growing population and consequent greater demand for water and unequal access to it। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम उन कारणों की बात करें कि जिसकी वजह से हमें वाटर स्कार्सिटी हो रही है, तो पहला कारण स्टूडेंट्स हमारा यही दे रखा है कि रैपिडली या ग्रोइंग पॉपुलेशन आप बोल सकते हो, यानी जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमें पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आप देख रहे होंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो है हमारी पानी की जरूरत भी बढ़ती जाएगी, यानी मोर पॉपुलेशन मींस मोर वाटर। आगे दे रखा है स्टूडेंट्स इसमें, मोस्ट फार्मर्स हैव देयर वेल एंड ट्यूब वेल, दिस रिजल्ट्स फॉलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। अब देखो स्टूडेंट्स, जो हमारे देश में जो किसान है उसमें ज़्यादातर के पास में अपने वेल्स हैं, यानी कुएं या ट्यूबवेल उन्होंने लगवा रखा है। तो वो क्या करते हैं, जब भी उन्हें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है फील्ड को, वो सीधा पानी जो है ज़मीन से ही निकाल लेते हैं। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड लेवल है वाटर का वो कम होते जा रहा है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखें अगले फैक्टर्स की अगर हम बात करें, तो जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन विच इंक्रीज द वाटर नीड्स। अब जब हमें आज़ादी मिली थी स्टूडेंट, उसके बाद से ही हमने बहुत रैपिड पेस में
इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, और अर्बनाइजेशन किया। यानी बहुत सारी हमने इंडस्ट्रीज लगा दिए, उद्योग लगा दिए, और हर जगह पर मतलब शहरीकरण को हम लोग अपनाने लगे। इसके वजह से क्या हुआ कि जो वाटर की जरूरत है वो हमारी बढ़ने लगी। यानी कि अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कई सारी हमारे देश में इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, या इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट पानी की जरूरत होती है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे हमें इलेक्ट्रिसिटी अगर मान लो यूज़ करनी हो या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी हो, तो वो भी कैसे बनेगी। हमारे पास जो संसाधन है देखा जाए ज़्यादातर, तो वो पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी बना करके ये इंडस्ट्रीज को दिया जाता है। और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण होने लगा जगह जगह पे, तो इसके वजह से भी पानी की जो ज़रूरत है वो हमारी बढ़ रही है। आगे देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमें एमएनसीज के बारे में बताया हुआ है कि एमएनसीज आपको पता होगा कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को हम एमएनसीज बोलते हैं। तो यानी कि ये हमारे देश की कंपनियां नहीं होती, ये बाहर की कंपनियां होती हैं जो हमारे देश में आती हैं। और जब ये हमारे देश में आती हैं, इन्वेस्ट करती हैं या इंडस्ट्रीज लगाती हैं, तो इनकी भी जो है पानी की डिमांड होती है, तो वो डिमांड भी हमें पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद में इंडस्ट्रीज की अगर कोई भी इंडस्ट्री हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानी की ज़रूरत होती है, चाहे वो उस इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हो या उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना हो, तो हम जो है उसको हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। और आगे एक डाटा दे रखा है इसमें स्टूडेंट्स की 22% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो इंडिया में जो है मतलब पानी से ही की जाती है। और उसके बाद में मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स with large dense population and urban lifestyle have not only added to water and energy requirements but have further aggraved the problem. So आगे इसमें हमें दे रखा है स्टूडेंट्स की जैसे जैसे अर्बन सेंटर्स यानी शहरीकरण होता जा रहा है, मतलब शहर बनते जा रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि शहरों की जो पॉपुलेशन है वो एक जगह पर बहुत ज़्यादा होती है, तो उस जगह पर फिर पानी की ज़रूरतें भी अपने आप बढ़ने लगती है या बहुत बढ़ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे जो है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा शहरों में काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं। उन हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक खुद का अंडरग्राउंड वाटर पंपिंग सिस्टम होता है। यानी कि वो जैसे कि लोकल एरियाज़ में क्या होता है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या पानी जो है मतलब अलग से आता है, बट वो लोग क्या करते हैं, वो खुद ही का ही मतलब अपनी सोसाइटी में जो है एक अंडरग्राउंड वाटर पंपिंग सिस्टम सेट कर देते हैं, जो उस पूरी सोसाइटी की पानी की ज़रूरत को पूरा करता है। तो इससे भी जो है पानी की ज़रूरतों को तो पूरा हो जाती है, बट जो पानी है वो ग्राउंड लेवल वो कम हो जाता है उसका। अब आगे और दे रखा है स्टूडेंट्स हमें जैसे बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। बैड क्वालिटी ऑफ वाटर से हमारा क्या मतलब है कि पानी की गुणवत्ता में कमी हो जाना। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज के वजह से हो रहा हो या फिर एग्रीकल्चर के वजह से हो रहा हो। कि आप लोगों को पता होगा कि जो इंडस्ट्रीज हैं काफ़ी सारी केमिकल्स रिलीज करती हैं वो, और वो डायरेक्टली जो है बिना ट्रीट किए उन केमिकल्स को हमारी वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से वो जो पानी पहले साफ होता है हमारे पास में वाटर बॉडीज़ में, वो भी ख़राब हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर भी इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स की। जैसे एग्रीकल्चर करते हैं हम लोग तो बहुत सारे केमिकल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उन केमिकल्स के यूज़ की वजह से रेन आती है, तो वो सारा पानी जो है फिर हमारी साफ फ्रेश वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है और पानी को वो पॉल्यूट कर देता है स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए स्टूडेंट्स हमें मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पे कि हम पानी को कैसे कंजर्व करें, ठीक है, ताकि हम जो है हर तरीके की हेल्थ हजार्ड से बचे रहें और फूड सिक्योरिटी हमारे पास में हो, ये सारी चीज़ें कर सकें हम स्टूडेंट्स। अब आगे स्टूडेंट्स इसमें जो है हमारा मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में दे रखा है। तो ये बेसिकली है क्या स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स जो हैं स्टूडेंट बेसिकली कुछ नहीं है, जो हमारे डैम्स होते हैं आज मॉडर्न टाइम में जो है उनको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो तो अब हमारे पास में ये क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट्स कि पानी को हम लोग कैसे सेव करें। तो उसके लिए जो है मतलब मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स को हम अपना सकते हैं। और मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स हमारा स्टूडेंट कुछ नहीं है, बेसिकली जो डैम्स होते हैं हमारे, उन्हीं को ही हम जो है ये
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बोलते हैं आज मॉडर्न टाइम में। तो आपको पता ही होगा कि मतलब पुराने टाइम से हमारे एंशियंट टाइम से डैम्स, रिजर्वियर, लेक्स वगैरह या एम्बैरेकमेंट बना करके नदी के किनारे किनारे और कैनाल्स वगैरह जो थी वो बना सकते हैं, ताकि हम इरिगेशन का काम मतलब पुराने टाइम से ही करते हुए आ रहे हैं हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके। अब उसके बाद में अब आगे जो है स्टूडेंट, इसमें पहले हमें डैम्स के बारे में बता रखा है कि डैम होता क्या है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन है, ये बैरियर है क्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वियर, लेक और इम्पाउंडमेंट। यानी डैम्स होता है क्या स्टूडेंट्स कि ये एक बैरियर टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, जिससे कि फ्लोइंग वाटर को जो है ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब रोका जाता है उसको। और इसके अंदर स्टूडेंट्स एक ये स्लिप वे नाम के मतलब जगह होती है, जहाँ से वाटर को कंट्रोल किया जाता है कि मतलब कितना पानी जो है वो डैम से बाहर निकलेगा और कितना पानी जो है वो नहीं निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये कुछ टाइप्स भी दे रखे हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर कि कितने टाइप के डैम्स होते हैं। तो अगर हम मटेरियल यूज़ की अगर बात करें कि मटेरियल के बेस पे हमारे जो डैम्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है टिम्बर डैम्स, और उसके बाद में दूसरे होते हैं हमारे मसोर्नी डैम्स और एम्बैकमेंट डैम्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे जो है स्टूडेंट्स इसमें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बता रखा है कि जैसे कि ट्रेडिशनली जो है क्या होता था, जो डैम्स होते थे वो किस काम आते थे, वो जो है हमारे इरिगेशन करने के काम आते थे। मतलब डैम्स बना दिए जाते थे जिससे पानी स्टोर रहता था, और फिर बाद में जब उस पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो उस पानी को यूज़ कर लिया जाता था। बट आज के टाइम में आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स की जो डैम्स होते हैं वो सिर्फ मतलब इरिगेशन पर्पस के लिए ही नहीं बनाए जाते, उसके और भी काफ़ी सारे काम हो गए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है हमारा, यानी बिजली बनाई जाती है उससे, पानी सप्लाई की जाती है इंडस्ट्रीज़ को और डोमेस्टिक लोगों को। उसके बाद में फ्लड कंट्रोल किया जाता है डैम्स बना करके, आज के टाइम में रिक्रिएशन एक्टिविटी की जाती है, और इनलैंड नेविगेशन किया जाता है। इनलैंड नेविगेशन यानी कि स्टूडेंट्स एक देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पानी के द्वारा जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिश ब्रीडिंग वगैरह इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी वजह से आज के टाइम में, जैसे पहले डैम्स बोलते थे, आज के टाइम में इन्हें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बोला गया है स्टूडेंट्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे सतलुज बियास रिवर बेसिन पे जो है हमारा भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है। अब उसके कई सारे यूज़ हैं, जैसे हाइडल पावर बनाई जाती है इससे, और इरिगेशन का काम किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इस डैम से बिजली भी बनाई जाती है और इरिगेशन यानी सिंचाई का भी काम किया जाता है। इसी तरीके से हमारा स्टूडेंट हीराकुंड प्रोजेक्ट है जो महानदी पे बना हुआ है, वो जो है हमारा वाटर कंजर्वेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया है वो डैम। तो आज के टाइम में यही है स्टूडेंट्स, इन्हीं को ही हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन डैम्स के आज बहुत सारे काम हो गए हैं, इसी वजह से इन्हें डैम्स ना बोल करके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। सो आप यहाँ देख रहे होगे कि ये एक एग्जांपल दे रखा है कि ये डैम है, अब इसी से ही जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा रही है। पानी जो है यहाँ से आता है, नीचे ये टरबाइन लगा दिया जाता है और ऊपर जनरेटर रहता है। तो जब ये टरबाइन घूमता है और जनरेटर चलता है ऊपर इस पानी के फ्लो के वजह से, और फिर वो जनरेटर जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी फिर हम जो है आगे सिटीज़ वगैरह में या इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो डैम्स वगैरह जो हैं इन्हीं को बोलते हैं, या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हमारे स्टूडेंट्स यही होते हैं। आगे जो है स्टूडेंट्स की, अब देखा जाए तो हमारे कंट्री में जो है डैम्स वगैरह को ये माना गया था कि वो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होंगे, हमारे वाटर को कंजर्व करेंगे और हमारे डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने स्टूडेंट्स जो हमारे डैम्स हैं उनको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि उनको लगता था कि मतलब डैम्स बनाने की वजह से हमारे कंट्री में जो है मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा, मतलब काफ़ी मॉडर्न हो जाएंगे हम लोग। अब वो कैसे होंगे? डैम्स बनेंगे, जो इंडस्ट्रीज़ की नीड है पानी की वो पूरी हो जाएगी डैम्स की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोडक्शन करना होगा तो वो भी डैम्स के थ्रू ही हो जाएगा। और
इसी तरीके से डैम्स जो है और बाकी सारी चीज़ों को फुलफिल करते रहेंगे, और जब वो सारी चीज़ें फुलफिल होते जाएंगी तो हमारा कंट्री जो है वो अपने आप ही मॉडर्नाइज हो जाएगा। तो इसीलिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को जो है टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया का नाम दिया था स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स माना तो यही गया था कि हाँ डैम्स वगैरह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे हमारे डेवलपमेंट में, हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे डैम्स, बट ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअल सिनारियो क्या हुआ कि डैम्स बनाने के बाद में उसके काफ़ी सारे हम जो है मीन्स नेगेटिव इफेक्ट हम देखने लगे डैम्स के। तो उनके वजह से जो है डैम्स वगैरह का बहुत ज़्यादा अपोजिशन होने लगा। तो कुछ इसमें कारण यहाँ दिए हुए हैं जो कि हम पढ़ेंगे कि किस वजह से जो डैम्स हैं उनका अपोजिशन किया जा रहा है, या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनका अपोजिशन किया जा रहा है। तो सबसे पहला रीज़न इसमें यही दे रखा है कि अगर हम कहीं पे भी डैम्स बनाते हैं तो वो क्या करता है, जो नेचुरल फ्लो है हमारा रिवर का उसे इफेक्ट करता है वो बहुत ज़्यादा। मतलब जो नदी जो पहले प्राकृतिक रूप से बहनी चाहिए थी वो बह नहीं पाती है। और क्या होता है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पता होगा कि जो नदियां हैं अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती हैं जो कि फील्ड के फर्टिलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, बट अब जब डैम बना दिया जाता है तो पूरे नेचुरल फ्लो से जो नदी है वो बह नहीं पाती, और जो अपने साथ वो सेडिमेंट लेके उसे आना चाहिए वो हमारे डैम्स के बॉटम या रिजर्वियर में ही रह जाती है। अब इससे क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा जो लैंड पहले फर्टाइल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। उसके बाद में पुअर हैबिटेट फॉर रिवर्स, एक्वेटिक लाइफ। अब दूसरा इसका कारण ये है अपोजिशन होने का कि डैम्स के वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी नदियों वगैरह में जो जीव जंतु रहते हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट था वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, यानी वो बेकार हो चुका है एक तरीके से कह सकते हो। Dams also fragments rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially for spawn. अब ये क्या है स्टूडेंट्स, सो डैम्स जब हम बनाते हैं, मान लो ये हमारी रिवर है और मैंने जो है यहाँ पर डैम बना दिया, जो इसमें नदी में रहने वाले जो हमारे फोना यानी कि जीव जंतु हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो बट क्या होता है कि जब यहाँ हम डैम्स बना देते हैं तो वो इस चीज़ को क्रॉस ही नहीं कर पाते, यानी माइग्रेट ही नहीं कर पाते। ओके स्टूडेंट, तो तीसरा इसका अपोजिशन इसी वजह से हो रहा है कि मतलब ये इक्वेटिक फोना के माइग्रेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब उसके बाद अगला दे रखा है स्टूडेंट्स, द रिजर्वियर दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जहाँ पर भी मतलब ये रिजर्वियर या डैम्स बनाए जाते हैं वो जो है मतलब वहाँ का जो फ्लड प्लेन्स होता है उसको अपने अंदर मतलब सम्मिलित कर लेते हैं, मिला लेते हैं। इसी वजह से जो वहाँ की वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे और सॉइल जो है जमीन वो डिकम्पोज होने लगती है कुछ समय के बाद में स्टूडेंट्स। आगे इसमें दे रखा है स्टूडेंट्स, इसके काफ़ी लिए जो है इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स जो है वो चल पड़े, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है हमारा और टिहरी डैम आंदोलन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इन डैम्स के या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के नेगेटिव इम्पैक्ट को देखते हुए ये कुछ आंदोलन जो है चले थे। और भी इसके कई सारे अपोजिशन है या नेगेटिव। तो अगला इसमें हमें दे रखा है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, यानी कहीं पे भी अगर मान लो डैम बनाने का प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी होती है, जो लोकल रहने वाले लोग होते हैं उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है उनको वहाँ से। तो इस तरीके से उनकी ज़मीन जो है हटा दिया जाता है और साथ ही साथ में उनकी ज़मीन भी मतलब ले ली जाती है, उनकी ज़मीन ले ली जाती है और उनके जो रिसोर्सेज उनके पास होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और ज़मीन स्टूडेंट्स ये बोल करके ले ली जाती है कि हाँ अगर ये डैम बनेगा तो इससे लोगों का ही भला होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब डैम्स बनने से और क्या होता है कि इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। तो डैम्स वगैरह के बनने के वजह से जो इरिगेशन पैटर्न है फार्मर्स का या एग्रीकल्चर का वो चेंज हो गया है। अब क्या होता है कि मतलब डैम्स बनने की वजह से जो पानी की कमी थी होती थी पहले, जिसकी वजह से अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था हमारा एग्रीकल्चर में, तो डैम्स वगैरह बनने से वो प्रॉब्लम दूर हो गई। अब वो प्रॉब्लम दूर होने की वजह से
वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा उगाई जाती हैं। अब ऐसी क्रॉप्स पे ध्यान देना जो मतलब ज़्यादा पानी जिसमें लगे, और साथ ही साथ में कमर्शियल क्रॉप करना, यानी ऐसी फसल उगाना जिसको बेचा जा सके। तो इसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स की उसके काफ़ी सारे इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस हमारे सामने आ रहे हैं। ओके, अब इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस क्या है कि जैसे कि मान लो बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग की जा रही है, बहुत ज़्यादा फार्मिंग की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, और उसकी वजह से जो सॉइल है वो सैलिनेट हो रही है, मतलब एक तरीके से जहरीली बोल सकते हो आप, मतलब सॉइल खराब हो रही है। ओके, उसके बाद में स्टूडेंट डैम क्रिएट कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल। अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स की डैम्स बनने की वजह से ये काफ़ी कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है लोगों के बीच में कि अब डैम बना, ठीक है, और सेम टाइम पे ही पानी की जो ज़रूरत है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकती है। अब इसमें ये देखा जाएगा कि प्रायोरिटी किसको दी जाए। मान लो सपोज करो कि दो लोग हैं, एक शहर में रहता है और एक गांव में रहता है, और कहीं पर सूखा पड़ा दोनों जगह पे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, किसको पानी प्रोवाइड कराए। अगर वो पहले अर्बन लोगों को प्रोवाइड कराएगी पानी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो रूरल एरिया के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएंगे, और अगर रूरल एरिया वालों को पहले प्रोवाइड कराया गया तो अर्बन एरिया वाले बहुत ज़्यादा वो नाराज हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो है मतलब ये देखा गया है कि हर बार ऐसी होता है या होता ही ऐसा। जैसे इसमें एक गुजरात का एग्जाम्पल दे रखा है कि गुजरात के जो साबरमती बेसिन के जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एजिटेट कर रहे थे, यहाँ तक कि वहाँ दंगे भी होने लगे थे। और किस बात पे हो रहे थे, वो सिर्फ इसी बात पे हो रहे थे कि जब वहाँ सूखा पड़ा था तो जो गवर्नमेंट है वो अर्बन एरियाज को पानी जो है वो पहले प्रोवाइड करा रही थी डैम से, जबकि इसी वजह से जो है मतलब वो फार्मर्स वगैरह जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे या एजिटेट कर रहे थे। ओके, अब इसके वजह से मतलब डैम्स वगैरह की वजह से काफ़ी सारे इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी आते हैं सामने। इंटर स्टेट डिस्प्यूट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कि ऐसे डिस्प्यूट जो दो स्टेट्स के बीच में हो जाते हैं। कैसे होता है कि अब मान लो कोई रिवर थी, ये रिवर है और ये जो है हमारी दो स्टेट से होकर के जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वन है और ये मान लो टू है, हमारा स्टेट वन और स्टेट टू। तो अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टेट वन जो है वो क्या करता है, एक डैम बना देता है यहाँ अपने स्टेट में या अपनी ज़मीन पे, वो ये सोच करके कि हाँ पानी को वो रोक पाएगा और उसके लिए वाटर रिसोर्सेज की जो कमी हो रही थी वो पूरी हो जाएगी। बट यहाँ पर होगा क्या कि जैसे मान लो ए ने हमारा या वन ने जो है डैम बनाया, तो जो नदी का नेचुरल फ्लो है वो बहुत कम हो जाएगा स्टेट दो के लिए। तो जब ये कम हो जाएगा तो पहले जो उसको पानी मिलता था डैम बनाने से पहले स्टेट दो को, वो है जो पानी अब कम हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा स्टेट दो, इन दोनों के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि मतलब डैम्स के वजह से जो है इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी होते हैं काफ़ी सारे, डैम्स बनाने की वजह से। अगला जो इसमें रीज़न दे रखा है स्टूडेंट्स कि किस वजह से जो डैम्स है उनका अपोजिशन हो रहा है, तो वो अगला रीजन इसमें यह है कि मतलब जो फेलियर ऑफ गोल अचीविंग, यानी जिन काम के लिए डैम्स को बनाया जाता है वो ये देखा जा रहा है कि मतलब वो पूरी तरीके से उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे। यानी जैसे कि उन्हें फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया जाता है बट वो फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे और बढ़ा देते हैं वो। ठीक है स्टूडेंट्स, और काफ़ी जगह पे ये देखा गया है कि मतलब जो ये डैम्स हैं ये मतलब फेल हुए हैं फ्लड कंट्रोल करने में। जैसे कि 2006 का इसमें एक एग्जांपल दे रखा है गुजरात और महाराष्ट्र का, जब वहाँ भारी बारिश होने की वजह से बाढ़ आई थी, तो ये जो डैम्स है वो उस बाढ़ को रोक नहीं पाए थे। अब इससे जो है एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन भी होता है। सॉइल इरोजन कैसे होता है हम स्टूडेंट्स की, मान लो डैम्स अगर बनाए और बहुत ज़्यादा रेन होने की वजह से अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो कई बार डैम्स टूट भी जाते हैं। तो जब वो टूट जाते हैं तो अपने साथ में जो उतनी स्पीड में पानी आता है वो अपने साथ सॉइल को भी बहा करके ले जाता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन भी होता है। सेडिमेंटेशन मेंट लॉस ऑफ सिल्ट और नेचुरल फर्टिलाइजर। सो रिवर जो है स्टूडेंट अपने साथ में जो है सिल्ट बहा करके लेके आती है। सिल्ट एक मतलब मान लो मैटर है जो कि सॉइल का नेचुरल फर्टिलाइजर है।
तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब डैम्स बना देते हैं तो रिवर जो है सिल्ट नहीं लेके आ पाती हैं, और जब वो सिल्ट नहीं आती तो ज़मीन जो है वो नेचुरली मतलब फर्टिलाइज नहीं होती, फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो जाता है उसका। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारे कारण थे हमारे जिनकी वजह से जो है मतलब अपोजिशन हो रहा है ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको चीज़ को देखते हुए जो है इंडिया में कि हाँ इतने सारे इसके नेगेटिव पॉइंट हैं हमारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के, तो उसके अल्टरनेट में जो है स्टूडेंट्स एक कंसेप्ट आया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमारा स्टूडेंट्स क्या है कि बारिश के पानी को हमें स्टोर करना है यानी बचा के रखना है। ओके स्टूडेंट, तो उसके लिए कई सारी जो है टेक्निक्स हम लोगों ने अपनाई हुई है। ये चीज़ देखी गई है कि ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये बहुत हद तक मतलब काफ़ी इकोनॉमिकली जो है अच्छा है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये तरीका जो है पानी बचाने का। ओके स्टूडेंट्स, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक है वो हमारे यहाँ पे मतलब एंशियंट टाइम से ही यूज़ किया जा रहा है इंडिया में, और लोगों को जो है पुराने टाइम से ही मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज थी रेन रिजीम के बारे में, और इसी तरीके से उन्होंने मतलब जब उन्हें रेन की नॉलेज थी तो काफ़ी सारी उन्होंने मतलब टेक्निक्स अपना रखी थी कि वो जो है रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट है क्या। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्टूडेंट्स ये देखो, इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा तरीका अपनाना कि जिससे पानी को जो है हम दोबारा से रिचार्ज कर सके ग्राउंड वाटर को। ओके, तो अब यहाँ पर ये जैसे कि मान लो छत बनाई हुई, छत में से जो पानी आएगा वो नीचे से आएगा और ये फिल्टर यहाँ पे लगा होगा, फिल्टर होकर के पानी जो है मेन टैंक जो है बनाया जाएगा घरों के नीचे या कहीं पे भी, फिर वहाँ से वो टैंक जो है वो जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेगा। जैसे गार्डनिंग करना हो, हमें वहाँ पानी देना हो गार्डन में, या टॉयलेट फ्लश करना हो, कार वॉश करनी हो और क्लोथ वॉश करने हो, तो हम इस बारिश के पानी से वो कर सकते हैं। और अगर ये एक्सेसिव क्वांटिटी में हो जाए तो एक पाइप ऐसे कनेक्ट करना और उसको किसी नेचुरल बॉडी से जोड़ देना। ओके स्टूडेंट्स, चाहे वो तुम्हारा वेल हो सकता है, तुम्हारा टैप हो सकता है यानी नलका वगैरह, किसी भी एक उससे, ताकि जो पानी है वो आगे जा करके जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको वो रिचार्ज कर सके, मतलब पानी वहाँ पर स्टोर हो सके और बढ़िया हो सके। तो ये कंसेप्ट जो है स्टूडेंट्स हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है। ओके, सो ये जो मतलब स्टूडेंट्स देखा गया है कि बहुत हेल्पफुल जो है ये हमारा मतलब कंसेप्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि किस तरीके से पानी को हम बचा सकते हैं और ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो जैसे हम अगर माउंटेन्स रीजन्स की बात करें तो वहाँ पर क्या है, गुल और कुल्स बना दिए जाते हैं। अब ये कुल और कुल है क्या, तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये इसमें एक इमेज दे रखी है। एक बेसिकली गड्ढा सा या तालाब टाइप तुम मान लो, इसको बना दिया जाता है गहरा सा, और इसी में जो है रेन वाटर जो है वो स्टोर रहता है। अब जब ये वाटर स्टोर रहता है तो जब आसपास के जो लोग या गांव वाले होते हैं उनको अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो इसी उससे पूरा करते हैं अपना, इसी पानी से, चाहे वो सिंचाई का काम करना हो या कोई भी काम करना हो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब माउंटेन एरियाज में क्या ये बनाए जाते हैं गुल और कुल। ओके, जैसे कि एग्रीकल्चरल नीड को पूरा किया जाता है हिमालयाज में। उसके बाद रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये जो मैंने तुम्हें दिखाया, यही जो है हमारा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब छत की जो घर की जो छत होती है उसको यूज़ किया जाता है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए कंसेप्ट जो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ओके, इन फ्लड प्लेन्स जैसे कि बंगाल है स्टूडेंट्स, उसमें ये इनऑर्डेशन चैनल बना दिए जाते हैं ताकि वो अपने फील्ड को इरिगेट कर सकें। मतलब स्टूडेंट्स क्या करना है कि चैनल्स बना देना है और वो चैनल्स जो हैं तुम्हारे फील्ड तक जाने चाहिए। ओके, तो जब भी रेन आती है तो पानी जो है बह करके सीधा उनके फील्ड्स में चला जाता है, तो उसी को जो है इनॉर्डेशन चैनल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
उसके बाद में जो एरिड और सेमी एरिड यानी जो रेगिस्तान वाले जो इलाके हैं वहाँ पर रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है बहुत कॉमन है। सो स्टूडेंट्स आगे इसमें एरिड और सेमी एरिड रीजन्स दे रखे हैं, उसको क्या करते हैं लैंड को जो है वो रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि पानी जो है वहाँ पर स्टोर हो सके और लैंड जो है वो मॉइस्ट रहे। और ऐसा स्टूडेंट जैसलमेर और जोडास में किया जाता है और राजस्थान के भी कई पार्ट्स में किया जाता है। अब उसके बाद में स्टूडेंट सेमी एरिड रीजन्स लाइक बीकानेर, कोलाडी एंड बारमर राजस्थान, ये स्टूडेंट्स हमें कुछ जगहों के नाम दे रखे हैं जहाँ पर क्या किया जाता है कि मतलब एक कंसेप्ट बता रखा है टंकास बनाने का, ठीक है। घर के नीचे जो है अंडरग्राउंड टैंक्स बने हुए होते थे जिन्हें टंकास कहा जाता था और वो जो है मतलब उसमें पानी स्टोर किया जाता था पीने के पर्पस वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। और टंकास जो है मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके के रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो हैं पार्ट हुआ करते थे। सो बेसिकली इसमें स्टूडेंट्स यही कंसेप्ट है। अब क्या होता था कि जैसे कि ये इसी को ही जो है ना, इसी को ही जो ये कंसेप्ट है स्टूडेंट टंकास वाला जो कि घरों के नीचे होता था। तो जैसे कि मान लो एक घर है, घर के नीचे बेसमेंट में या टाइप मान लो कि एक टंकी सी बना दी जाती थी बड़ी, और उस टंकी को जो है स्टूडेंट्स ऊपर जो घर की छत होती है ना उससे कनेक्ट कर दिया जाता था, ठीक है। और जब भी बारिश आती थी फिर वहाँ पर स्टूडेंट्स तो उस बारिश के पानी को उस टंकी में जो है स्टोर कर दिया जाता था और बाद में जब जरूरत पड़ती थी तो उस टंकी के पानी को यूज कर लिया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, और ये बेसिकली स्टूडेंट्स दो तीन ये जो जगह दे रखी है बीकानेर, फलोडी और ये बारमर, यहाँ पर किया जाता था राजस्थान की में अंदर है ये सारी जगहें वहाँ पे। उसके बाद में स्टूडेंट गेंथातूर विलेज जो कि मैसूर कर्नाटका में है। सो वहाँ पर क्या है स्टूडेंट एक और चीज़ बता रखी है कि वहाँ पर भी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो होता है। 200 घरों में है वो जो ये वाला सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है ये था। और वहाँ पर क्या है कि मतलब 200 घरों में है ये सिस्टम और इसीलिए जो है वो रेन वाटर में रिच है वो जगह बहुत। अब उनके एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वहाँ पर होता है, यानी वार्षिक बारिश जो है वहाँ पर इतनी होती है 1000 मिलीमीटर और उसका 80% वाटर तक जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स वहाँ के लोग। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स वहाँ के हाउस होल्ड हैं वो करीब एनुअली 50,000 लीटर पानी जो है वो बचा लेते हैं। और टोटल की अगर बात करें पूरे 200 हाउस होल्ड का तो वो 1 लाख लीटर पानी जो है साल का वो करते हैं, बचा लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज इसमें एक थोड़ी सी जानकारी दे रखी थी और कुछ नहीं। बेसिकली इस चैप्टर में जो है दो चीज के बारे में ही हमें बता रखा था, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या उनके यूज हैं, क्यों उनका अपोजिशन हो रहा है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में दे रखा था स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके। और तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।